हेलो स्टूडेंट। आज हम जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स, आदि प्रोकैरियोटिक सेल्स की उत्पत्ति। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो सुविकसित नहीं है कह सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो अच्छे से विकसित होते हैं। तो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक की उत्पत्ति पढ़ते हैं, फिर यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। तो जो प्रारंभिक जो सेल्स थी जीवों में, प्रारंभिक जीवों में जो कोशिका थी, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह निश्चित है कि ये रचना बहुत ही सरल होती थी, क्योंकि प्रिमिटिव समय का था, बहुत सरल होगा। उसमें न्यूक्लियस तक नहीं होता था, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है या अभाव रहता है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। केंद्रक तक नहीं होता था, बहुत ही सरल संरचना होता था। इसमें बस क्या होता था, एक या दो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं और चारों ओर प्रोटीन तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे वर्तमान में जो प्रोटोप्लाज्म जैसा कोलाइडियल मिश्रण होता था, ठीक है। बहुत अच्छे से विकसित नहीं था, क्योंकि पुराने समय का था, है कि नहीं। तो कैसा था, एक या दो न्यूक्लिक अम्ल के अणु और प्रोटीन और कुछ कार्बनिक यौगिक था, वो उसका कोलाइडी मिश्रण था। जैसे वर्तमान में प्रोटोप्लाज्म रहता है, ठीक है, वैसे टाइप कुछ था। उसके अलावा जो एक कैसा था, एक झिल्ली में बंद रहता था, उसी जिसमें जल एवं घुले पदार्थ आ जा सकते थे, ठीक है। ऐसी प्रारंभिक जो जीव कोशिकाओं की तुलना हम आजकल के बैक्टीरिया से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं और उतना विकसित प्रकार का सेल्स नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। सन 1966 में वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में 3 अरब वर्ष पुरानी चट्टान में एक ऐसी ही क्या है, आदि कोशिकाओं का फॉसिल्स प्राप्त किया था। लास्ट चैप्टर में भी अपन पढ़े हैं, जब हम मिलर यूरे पढ़ रहे थे, तो उस बैक्टीरिया का नाम भी बताया था मैं, ठीक है। इन्हें ईवोबैक्टीरियम आइसोलेटम का नाम दिया गया, ठीक है। और केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण इन्हें पूर्व केंद्र की कोशिकाएं, मतलब प्रोकैरियोटिक्स, मतलब प्रो न्यूक्लियर सेल्स, क्योंकि केंद्रक तो अनुपस्थित थे, तो पहले समय का, ठीक है ना, केंद्रक के पहले समय का, इसीलिए प्रो न्यूक्लियर या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा गया, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें और अगर देखिए, बाद में इसमें विकसित और सामान्य केंद्रक युक्त, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ कुछ लक्षण आए, तो उसको यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे, जिसमें केंद्रक युक्त रहेगा, ठीक है ना। जो इससे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का लक्षण अलग अलग होता है, इसीलिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं था, तो वास्तविक न्यूक्लियस नहीं था। केंद्रक के कुछ पदार्थ थे, लेकिन वास्तविक नहीं थे, रियल नहीं थे, ठीक है ना। ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस नहीं होता था, वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता था, केंद्रक नहीं होता था। बस डीएनए या आरएनए का कुछ एक या दो उसके कण के रूप में, अणु के रूप में पाए जाते थे। उसके अलावा एक अपेक्षाकृत छोटा और सर्कुलर नग्न अणु होता था, ठीक है ना, न्यूक्लियस। उसके अलावा इस अणु में जीन्स की संख्या भी कम होती थी, जो लगभग 700 से 6000 तक होती थी, ठीक है ना। और इस प्रकार अनुवांशिकी तंत्र क्या होता था, बहुत सरल और हेप्लॉइड टाइप का होता था, ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। उसके अलावा देखें, इसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों ओर कार्बोहाइड्रेट, वसाओं, प्रोटीन और एमिनो अम्ल की बनी सेल वॉल पाया जाता था। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या होता था, सेल वॉल पाया जाता था, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स का होता था। मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो एंजाइम, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा कला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना। तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। अब इसमें प्रोटीन में हिस्टोन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसके कोशाद्रव्य अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा होता है,
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो पाते। जैसे कुछ भी चीज़ जो गाढ़ा चीज़ रहेगा उसमें किसी चीज़ को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो बहुत तेज़ी से प्रवाह हो पाएगा क्या? तो इसीलिए कह सकते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता था, गाढ़ा होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो पाते। एक जगह दो जगह, जैसे गाढ़ा मतलब विस्कस, जैसे आप फेविकोल या गोंद को आप इमेजिन कर सकते हो, वो कैसा काफ़ी गाढ़ा रहता है। लेकिन पानी है उसमें तो कुछ भी चीज़ बहुत तेज़ी से घूमता है क्योंकि वो गाढ़ा नहीं होता, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो पाती है। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेलिस मतलब अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अंगक नहीं पाए जाते थे। ठीक है ना। पाए जाने के लिए केवल और केवल उसमें राइबोसोम होते थे, लेकिन छोटे और अलग प्रकार के होते थे। ठीक है ना। उसमें छोटे और अलग प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें द्विगुणन होता था, लेकिन किम्पल क्या होता था, सिंपल फिजन होता था, बडिंग के द्वारा होता था। लेकिन कभी कभी माइटोटिस, कभी माइटोटिस के द्वारा, कभी नहीं। ठीक है ना। मतलब एक सिंपल फिजन होगा या बडिंग के द्वारा, लेकिन माइटोसिस के द्वारा कभी नहीं, मतलब समसूत्री द्विगुणन कभी नहीं होता है। ठीक है ना। याद रखना है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन विकसित हुआ ही नहीं था, अलैंगिक जनन होता था, है ना। और अलैंगिक जनन के ही प्रकार क्या है, ये सिंपल फिजन और बडिंग है, जिसको मुकुलन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ये अलैंगिक जनन के प्रकार है। इसीलिए इसमें समसूत्री जैसा, अर्धसूत्री जैसा नहीं होता था चीज। ओके। तो ये कुछ कुछ इसके कैरेक्टर थे जो प्राइमरी मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते थे। ठीक है। अब इन विशिष्ट लक्षणों के कारण ही हीकल ने क्या 1868 में, है ना, प्रारंभिक एवं वर्तमानकालीन जो पूर्व केंद्र की जो कोसी जो जीव थे उसको मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, ये अंग्रेजी वाला को आप लोग देख लेना, मोनेरा जगत में अलग से रखा। ठीक है ना। और सजीव दशा में वायरस को भी इसी में रखा गया है। ठीक है, याद रख लेना। अब ये देखो, प्रिमिटिव प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उसमें क्या क्या था, तो देख सकते हो साइटोप्लाज्म है जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है, न्यूक्लियाइड डीएनए होता है, राइबोसोम्स, ऑर्गेनेलिस में मतलब अंगक में केवल राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल वॉल पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन का बना होता है। चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको पाइलस कहते हैं। ठीक है ना। और एक फ्लैजिलम पाया जाता था। तो ये क्या था, ये प्रिमिटिव टाइम का प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अपन पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का विकास। तो हम ऑक्सीजन क्रांति तो पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, आदि वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में जो स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुआ, तो क्या हुआ, आदि जो पृथ्वी है आज से लगभग 2.7 अरब वर्ष पूर्व, जब उसमें क्या हुआ, वायवी पूर्व वायवी श्वसन के लिए आवश्यक दशाएं स्थापित जब हो गया, ठीक है ना, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक दशाएं स्थापित हुआ, तो क्या हुआ, अवायवी श्वसन से वायवी श्वसन बहुत ही जटिल होता था। पहले कुछ भी चीज़ पहले होता था तो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता था, लेकिन आजकल सब चीज़ सिंपल हो गया है। तो पहले समय क्या होता था, अवायवी श्वसन होता था, लेकिन आजकल वायवी श्वसन होता है। तो उस समय उस वायवी श्वसन होना ही बहुत जटिल था। ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। परंतु इसमें ईंधन पदार्थों से लगभग 20 गुना ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। अतः जो प्रिमिटिव सेल्स थे इसकी रचना में इसी के लिए क्रमिक विकास होने लगा। ठीक है ना। और इस प्रकार आज से लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है, यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन कब हुआ, तो 1.5 अरब वर्ष पूर्व इसका ओरिजिन हुआ। और जीव जगत में आज ऐसी ही सेल्स का क्या है, प्रधानता है। जान ही रहे हो, मल्टीसेलुलर होते हैं, प्रो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, है ना, विकसित होता है, जिसमें केंद्रक काफ़ी अच्छे से विकसित अवस्था में पाया जाता है। जो प्रथम यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना आजकल हम निम्नतम या एक कोष की जंतुओं एवं पादप से कर सकते हैं, जिसके लिए अर्नस्ट हीकल ने 1894 में एक पृथक जगत प्रोटिस्टा की स्थापना किया था। और
इनकी उत्पत्ति के बारे में 3 परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं, इसका एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ वो पढ़ रहे हैं, तो 3 थ्योरीज हैं इसके बारे में, उसको आज हम लोग देखते हैं। पहला थ्योरी है एवोल्यूशनरी थ्योरी है, ठीक है ना। कैसा थ्योरी है? एवोल्यूशनरी थ्योरी है, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी को जो मानने वाले जो वैज्ञानिक कह सकते हैं, समर्थक थे, उसमें ओपेरिन एक थे, उसके अलावा राफ और मल्हर, ठीक है, स्पोलस्की हो गया, ये सब क्या थे? एवोल्यूशनरी थ्योरी को मानते थे, ठीक है ना। उद्विकास मत बोलते हैं इसको, उसको मानते थे। तो ओपेरिन जानते हो आप लोग, रसायनवाद के समर्थक थे, है ना, पढ़ चुके हो, ओपेरिन वाद पढ़ चुके हैं। तो ओपेरिन के समर्थकों के मतानुसार क्या हुआ, प्रथम जो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं के ही भागों में क्या हुआ, जब म्यूटेशन हुआ और विभेदीकरण डिफ्रेंसिएशन एवं एवोल्यूशन के फलस्वरूप बना है। मतलब पूर्व केंद्र की कोशिकाओं से ही वर्तमान के यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है। ओके, तो याद रखना है इस चीज़ को। उसके अलावा दूसरा और थ्योरी देख लेते हैं इसमें। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन। कौन सा थ्योरी है? थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन, मतलब स्वतंत्र उत्पत्ति का मत, ठीक है। तो इस मत के अनुसार क्या है, पूर्व केंद्र की एवं मुक्त केंद्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है, मतलब अलग अलग हुआ है। मतलब जो प्री न्यूक्लियर वाले थे और फ्री न्यूक्लियर सेल्स थे, उसकी उत्पत्ति अलग अलग हुआ है। मतलब अर्थात अलग अलग लगभग एक साथ हुआ है, एक जगह से, जैसे ए एक मान लेते हैं और बी एक मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका उत्पत्ति अलग हुआ है, ए का, और बी का उत्पत्ति अलग हुआ है, तो अलग अलग हुआ है, ऐसा बोला जाता है, इसीलिए थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन बोला है, ठीक है ना। समांतर हुआ है लेकिन अलग अलग हुआ है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स साथ साथ समांतर और स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, ये कहा जाता है थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन में। समझ में आया? इससे पहले क्या बोले थे? प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी में कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन में क्या कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का विकास समांतर और स्वतंत्र रूप से अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। हालांकि इस सिद्धांत को बहुत कम मान्यता प्राप्त है वैज्ञानिकों के द्वारा, और कम समर्थन भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तीसरा थ्योरी देखते हैं, सिम्बियोटिक थ्योरी, जिसको सहजीविता मत भी कहते हैं, ठीक है। तो सिम्बियोटिक थ्योरी को मार्गलिस के अनुसार, याद रखना, एक एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी या सिम्बियोटिक थ्योरी किसने दिया? तो मार्गलिस ने दिया था। उनके मत अनुसार जो यूकैरियोटिक सेल्स 2 या 2 से अधिक प्रकार के पूर्व केंद्र की कोशिकाओं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के साहचर्य से बना है। तो यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बना? 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल्स के सिम्बियोसिस मतलब सहजीवी साहचर्य के फलस्वरूप बना। आगे मैं डायग्राम लगाया हूँ, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक पढ़ते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, अंतःसजीवी उत्पत्ति। तो मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को, ये, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप अगर देखोगे एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो पहला नंबर वाला अगर देखें तो पहला क्या है? प्रोटो यूकैरियोट है, ठीक है, प्रोटो यूकैरियोट है। उसमें क्या हुआ? इनफोल्डिंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? इंसेस्ट्रल है ना, इंसेस्टर प्रोकैरियोट का ancestral prokaryote give rise to endosymbiotic component including nucleus and endoplasmic reticulum। आप डायरेक्ट देखो प्रो यूकैरियोटिक सेल्स कैसा था, दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में देखो कुछ चेंजेस हुआ, उसमें क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन चुका है कि नहीं, और धीरे धीरे विकसित हो रहा है ना। उसके बाद आप देखोगे तो सेकंड में अगर देखोगे तो सेकंड के बाद तीसरा वाला देखना, पहले सेकंड में क्या लिखा है वो देखते हैं। तो फर्स्ट एंडोसिम्बियोटिक इवेंट कब हुआ? जब एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज की यूकैरियोटिक सेल्स क्या किया, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखा है एरोबिक बैक्टीरिया, उसको क्या कर लिया? इस कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। और वही क्या बना? वही इवॉल्व होके माइटोकॉन्ड्रिया बना। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स एक
एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लिया, एज अ फूड कह सकते हैं, ठीक है। और वही क्या है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया था, वायवी था, और वही प्रोकैरियोटिक के बॉडी में जा करके माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन किया। आप इधर देख सकते हो डायग्राम में, माइटोकॉन्ड्रियन बना लिया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन, और जान रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसका तीसरा वाला जो ऊपर लेयर गया है उसको देखना। तीसरा में क्या हुआ, सेकेंड एंडोसिम्बियोटिक इवेंट में जो अर्ली यूकैरियोट फिर से क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेता है, और वो आगे क्या बनाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम आगे जा करके फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो पहला एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी हुआ, तब क्या बना, एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम किया यूकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया बना। दूसरा एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में क्या हुआ, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कंज्यूम किया और वो आगे क्लोरोप्लास्ट बना। तो इस तरीके से सिम्बियोटिक थ्योरी से यूकैरियोटिक सेल्स का विकास हुआ है, ये कह सकते हैं। समझ में आया। तो ये था क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का क्या क्या उसमें लक्षण है और उसका विकास किस तरीके से हुआ है, एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे और पढ़ेंगे इसी तरीके से, ठीक है। थैंक यू।